हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली बीटेक सेकेंड ईयर में जो बी सीरीज वाला सिलेबस था एकेटीयू की वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक आपका सिलेबस अपडेट होता है तब तक हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। और इस सब्जेक्ट को सीएस, आईटी और सीएस की जितनी भी अलाइड ब्रांच हैं सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसको थर्ड सेम में पढ़ रहे होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके ऐड होते हैं और आपकी एसजीपीए, सीजीपीए या परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आती है। लेकिन उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, आपके करियर को बिल्ड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनमें से एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है तो फैकल्टी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर एंड प्रोफेसर कपिल कुमार सर। अगर मैं सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूं तो सर की जो एमटेक और पीएचडी है वो कंप्यूटर साइंस में है। 20+ ईयर्स का सर को टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड मोर देन 15 टाइम्स सर ने पढ़ाया है डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, और मोर देन 20 टाइम्स सर ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात, 2008 में सर ने एक बुक लिखी थी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, और सर की एक बुक यहां पर मेरे पास भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और सर का नाम लिखा हुआ है कपिल कुमार वर्मा। तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर इस बुक के अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि इस बुक का मैं प्रमोशन कर रहा हूं कि आपको ये बुक खरीदनी है ना। आपको ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कपिल सर आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे, तो कपिल सर के पूरे नोट्स आपको मिल रहे होंगे जो कि मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो थैंक यू कपिल सर। एक्चुअली जब हमको पता लगा कि वही कपिल सर जो है डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं और सर की बुक भी पब्लिश हुई थी 2008 में, तो हमको लगा कि यार इतनी बड़ी फैकल्टी है, पता नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, उनके पास टाइम होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर से जब हमने कम्युनिकेट किया और सर ने हमारा गेटवे क्लासेस का यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन जब विजिट किया, तो सर ने देखा कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतना अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट सर को मिला है ना, पढ़ने का पढ़ाने का जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो सर ने तुरंत बोल दिया यस आई विल टेक डेटा स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच कपिल सर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं आप सभी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो लेक्चर देखने के बाद अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका फीडबैक देख करके हमको पता लगता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। तो रही बात की एप्लीकेशन के अंदर कोर्सेज कब से मिलेंगे, तो जब आपका बी सीरीज वाला सिलेबस एकेटीयू की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, चाहे वो सीएस ब्रांच हो या फिर आपकी आईटी हो या सीएस की अलाइड ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, है ना, या ईसी ब्रांच हो। इन सभी के लिए आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर कोर्सेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही हमारा सिलेबस अपडेट होगा एकेटीयू की वेबसाइट पे। ठीक है, आप लोग लेक्चर देखिए और स्टार्ट करते हैं बीटेक की जर्नी। चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर में अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें जाननी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले। मैं आपको ये बता चुका हूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, किसी डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, कौन कौन से पॉसिबल ऑपरेशंस हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हमारे सामने हैं। और आज का हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू वेरियस डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास और उनका एप्लीकेशन एरिया क्या है। इसमें जो अब तक हमने पढ़ा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और स्मॉल क्वेश्चन भी बनता है, जो 2 नंबर में हमें पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर एक डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन बताइए कि इसे यूज क्यों किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज। एक्चुअल एप्लीकेशन एरियाज जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में हम यूज करते हैं, वो उसके एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्लेसमेंट के लिए 7th सेमेस्टर में बैठेंगे तो प्लेसमेंट कंपनी हमेशा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, डेवलपमेंट की पोस्ट के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ वो आपसे बात करेंगे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए आप चाहे सी प्रोग्रामिंग करें, सी प्लस प्लस करें, पाइथन करें, जावा करें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करें, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो आपको हमेशा एक डेटा स्ट्रक्चर, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले
मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं कि वो सिलेबस क्या है और उसमें हम किस किस तरह से किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, केवल मैं 2-3 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा एक्चुअल सिलेबस है क्या। ओके, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू द AKTU, द नेम ऑफ द कोर्स इज, मैं प्रीवियस अपनी लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये क्या नाम है? डेटा स्ट्रक्चर, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, इसे आप कोर्स भी कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज ए कोर्स, बीटेक इज ए प्रोग्राम, MCA इज ए प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर इज द नेम ऑफ द कोर्स। तो नेम ऑफ द कोर्स इज डेटा स्ट्रक्चर एंड दिस कोर्स, जैसे कि दूसरे कोर्सेज भी आपके यूनिट में डिवाइड होते हैं, इसी तरीके से ये कोर्स भी आपका, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? टोटल 5 यूनिट्स are there. Unit number 1, unit number 2, 3, 4 and 5. There are total 5 units. Unit 1 में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। Unit 1 में टाइम क्यों ज्यादा लगेगा? ये बेसिकली 4 टॉपिक हैं इसके अंदर बड़े बड़े। सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन सी टर्म्स उसके अंदर हम यूज करेंगे, उन सभी बातों को उससे पहले हमें समझना होता है। डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है, डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, और हम इस यूनिट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ये समझेंगे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं उनका एक बेसिक आइडिया लेंगे, और बेसिक आइडिया लेने के साथ साथ हम ये पता करेंगे कि उसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, हम उसे कहां पे यूज करते हैं। ये बात करने के बाद हम इसके बाद बात करेंगे कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम आप सब लोग जानते हो, एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम लॉजिक। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो जनरल लैंग्वेज में, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉपी के अंदर नोटबुक के ऊपर हम जब लिखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक इज नोन एज एल्गोरिथम। जैसे कि फ्लो चार्ट कहते हैं हम कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लॉजिक इज नोन एज फ्लो चार्ट। तो हमें इसके अंदर एल्गोरिथम, आपको मालूम है, यहां पे एल्गोरिथम पढ़ने का एक तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि एल्गोरिथम क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एल्गोरिथम एनालिसिस कैसे करेंगे, हम किसी लॉजिक को एनालिसिस कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कौन सी एल्गोरिथम अच्छा है। किसी एक लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका सही है वो हम सीखेंगे कि इसे हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा तरीका सही है। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे हम, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऊपर बात करेंगे, ADT के बारे में बात करेंगे, और एल्गोरिथम के बाद हम बात करेंगे हम एरेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एरेस से क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सी प्रोग्रामिंग में भी आपने एरे पढ़ा है, लेकिन ये उससे आगे की बात है। सारे ऑपरेशन कौन कौन से हैं हम जो एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं, हम एरे के अंदर कोई नया आइटम इंसर्ट कर सकते हैं, हम एरे के अंदर कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं, हम एरे के 2 एरे को मर्ज कर सकते हैं, हम 2 एरे को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, हम किसी बड़े एरे को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, एक से ज्यादा पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं, हम पूरे एरे को रिवर्स कर सकते हैं, हम पूरे एरे को, एक एरे को हम स्वैप कर सकते हैं दूसरे एरे की वैल्यूज के साथ। तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हमें अब इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने होंगे, और हर एक का एल्गोरिथम लिखना होगा, हर एक का हमें प्रोग्राम लिखना होगा सी के अंदर। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं और कैसे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनके प्रोग्राम्स लिखेंगे। कम आता है आपको, कम मालूम है प्रोग्रामिंग में, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलूंगा कि आपको कम आता है या आप कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, मैं पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्कुल इंप्रूव हो जाएंगे इसके अंदर। जब आप किसी डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे, खुद से लिख पाएंगे। और इसके अंदर चौथा जो बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यूनिट 1 में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी हैं, और इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग है। आप मेरा विश्वास कीजिए, इसमें लगभग हो सकता है कि मैं आपको बता दूं, देयर विल बी 35 to 40 प्रोग्राम्स, और आई कैन से देयर मे बी 35 to 40 ऑपरेशंस और एल्गोरिथम्स। तो बिलीव मी, सारी एल्गोरिथम आपको समझ में आने वाली हैं, और हर एक प्रोग्राम, हर एक एल्गोरिथम को सी प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत इजीली आपको वो समझ में आने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए। जो दूसरा यूनिट है, सेकेंड यूनिट 1 था जिसके अंदर ये 4 टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 के अंदर केवल 2 ही टॉपिक हैं, 2 चैप्टर हैं।
one chapter is known as stack data structure and second chapter is known as queue data structure. तो इससे थोड़ा सा यूनिट 1 से थोड़ा कम काम है, लॉजिक है, एल्गोरिथम है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं. यूनिट 3 के अंदर हम बात करेंगे दो ऑपरेशन के बारे में. सर्चिंग, इनके बिना पेपर नहीं बनता है. कुछ 6-7 तरह की, 2-3 तरह की कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम है, कैसे ढूंढते हैं हम लोग. और कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं. सॉर्ट करने का मतलब होता है किसी डेटा स्ट्रक्चर को असेंडिंग या किसी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में सॉर्ट करना, अरेंज करना. और उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट से कैसे करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट से कैसे करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट से कैसे करेंगे, मर्ज सॉर्ट से कैसे करेंगे, हीप सॉर्ट क्या होता है, रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है. ये सब हम इसकी एल्गोरिथम पढ़ेंगे और एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर. चौथा जो चैप्टर है दैट इज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर. और जो 5वां यूनिट है दैट इज नोन एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि यूनिट 1 में थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप इसके बारे में पढ़ेंगे. ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एल्गोरिथम से एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. एरे में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. स्टैक अपने आप में कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है. क्यू भी आएगा, कुछ एल्गोरिथम्स हैं, सर्च कैसे करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो मेरे कहने का मतलब यह है, आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिलेबस आपके सामने क्लियर है. इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे. अभी हम कहां पे हैं? अभी हम केवल फर्स्ट टॉपिक पे हैं, क्योंकि अभी हमने कोर्स को शुरू किया है. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. ये मेरा पर्पस था थोड़ा सा आइडिया देना कि सिलेबस क्या है एक्चुअली. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको. टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू वेरियस डेटा स्ट्रक्चर. कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और देयर एप्लीकेशन एरिया, और हम वो क्यों पढ़ रहे हैं उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हम ये पढ़ेंगे कि वो कहां कहां पे यूज होते हैं. आप देखेंगे रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं. जब आप ये पता कर लेंगे कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है, हमने कहां यूज करते हैं, फेसबुक कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है, यूट्यूब में क्या होता है, गूगल मैप कैसे काम करता है, ये सब जो हम पढ़ेंगे कि भाई हम कहां कहां पे किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, क्या उसका एप्लीकेशन है, तो आपको और इंटरेस्ट आने वाला है कि क्यों ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देयर एप्लीकेशन एरिया. मैं आपको एरे के बारे में बताऊंगा, स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, और इस टॉपिक के बेस पे क्या क्वेश्चन एके ट्यूब में ऑलरेडी पूछे गए हैं. तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं. एक क्वेश्चन ये हो सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज. एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. तो आपको ये हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, और थोड़ा थोड़ा लिखने के बाद आपको ये बताना होगा कि एरे कहां पे यूज हो रहा है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री में स्ट्रिंग का क्या यूज है, लिंक लिस्ट कौन यूज कर रहा है, किस तरह की कंपनी, किस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं. तो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है एरे. एरे क्या होता है? एरे इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. मैंने अभी आपको बताया, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एक कैटेगरी है एरे की, एक डेटा स्ट्रक्चर की, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एक कैटेगरी है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर. एक कैटेगरी है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. तो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. तो एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? एरे इज लीनियर इन नेचर. एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर होता है. लीनियर का मतलब क्या है? सपोज एक आपने एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर, सपोज एक एरे आप डिक्लेयर करते हो इंटीजर A5. ये एरे को डिक्लेयर करने का तरीका है सी प्रोग्रामिंग के अंदर. इसमें मैंने क्या डिक्लेयर किया? देयर इज एन एरे A विच इज ऑफ 5 एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप. क्योंकि एरे कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है? होमोजीनस होता है. होमोजीनस का मतलब होता है कि सभी जो होंगे एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, टोटल देयर विल बी 5 एलिमेंट. पहला एलिमेंट होगा A0, सेकंड एलिमेंट विल बी A1, थर्ड एलिमेंट विल बी A2, फोर्थ इज A3 एंड फिफ्थ इज A4 इस एरे के अंदर. एंड ऑल विल बी ऑफ विच टाइप? ऑल विल कंटेन ओनली
integer type of value. All will contain only integer type value. That's why this is homogeneous type of data structure. Homogeneous का मतलब है जिसमें सारी वैल्यू कैसे होंगी, वो एक ही तरह की होंगी. अगर एक एरे इंटीजर टाइप का है और अगर वो 10 एलिमेंट का है तो 10 के 10 एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीजर होंगे. अगर वो करेक्टर है और 5 एलिमेंट है तो ऑल 5 एलिमेंट विल बी ऑफ करेक्टर टाइप ओनली. तो एरे इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, उसके अंदर सेम टाइप के होते हैं और ये लीनियर इन नेचर होता है. लीनियर इन नेचर का मतलब है जैसे एरे आपने डिक्लेयर किया A5 तो कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. 5 लोकेशंस क्या होंगी, ये 0 सबस्क्रिप्ट होगी, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा. क्यों 0 से क्यों होता है कि इन सी प्रोग्रामिंग एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0. इसीलिए एरे को क्या बोलते हैं, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 0 to n-1 एलिमेंट. एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 0 to n-1 elements. 0 to n-1, where n is the size of array. Where n is the size of array. n क्या है यहां पे 5 है. 0 to n-1 is 0 to 4. इसे सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं. एरे इज ऑल्सो नोन एज सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल. कैसा बोलते हैं इसे, सब स्क्रिप्टेड, यानी कि ये क्या है, ये सब स्क्रिप्ट नंबर 1 है. दिस इज फर्स्ट सब स्क्रिप्ट, सेकेंड सब स्क्रिप्ट, थर्ड सब, विच इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो 0 पे क्या स्टोर होगा, सपोज आपने इस एरे को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद आपने इसे इनिशियलाइज किया. कैसे इनिशियलाइज करते हैं एरे को, सी के अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं. पहला एलिमेंट है सपोज 1, दूसरा है 9, तीसरा है 4, सपोज 5 और सपोज 7. तो ये कैसे स्टोर होंगे, 0 पे जाएगा 1, A0 पे जाएगा 1, A1 पे जाएगा 9, A2 पे जाएगा 4, A3 पे जाएगा 5, A4 पे जाएगा 7. तो ये मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होंगे. मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज लीनियर नेचर, लीनियर स्ट्रक्चर इट इज. जैसे 4 है, 4 एक एलिमेंट है तो 4 का एक ही हमेशा प्रेडिसेसर होगा, एक ही उसका प्रेडिसेसर होगा और एक ही उसका सक्सेसर होगा. एक ही उसका पीछे एलिमेंट होगा, एक ही उसका आगे वाला एलिमेंट होगा. किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रेडिसेसर नहीं हो सकते, एक से ज्यादा उसके सक्सेसर नहीं हो सकते हैं. तो मैंने आपको बता दिया एरे डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर इन नेचर होता है, होमोजेनियस टाइप का होता है, स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. कॉन्टिग्यूअस का मतलब है अगर एक एलिमेंट A0 है तो दूसरा एलिमेंट हमेशा A1 होगा. अगर A1 है तो उससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, A2 होगा, A3 एंड सो ऑन. तो एरे ऑलवेज रिक्वायर्ड कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. अगर एक साथ मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो उस तरह की मेमोरी में एरे स्टोर नहीं हो सकता है. लोकेशन तो है एक से ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे मैं बताता हूं आपको, सपोज एक मेमोरी है मेरे पास, कुछ इस तरीके से मेमोरी है और मुझे इस A5 को स्टोर करना है और ये इसकी लोकेशंस हैं. ये मेमोरी में मैं इंटीजर को कितने बाइट लगती है मेमोरी के अंदर, इंटीजर को हमेशा कितने बाइट लगती है, तो 2 अगर बाइट लगते हैं इंटीजर को मेमोरी में स्टोर होने में तो इसे टोटल 5 को 10 बाइट लगेंगे. लेकिन सपोज ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये एलोकेटेड है, इसे मैं यूज नहीं कर सकता. सपोज ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है और ये एलोकेटेड है. तो सपोज ये 1 2 3 4 5 लोकेशन फ्री हैं, लेकिन वो पांचों लोकेशन एक साथ अवेलेबल नहीं है. वो लोकेशन मेमोरी के अंदर जो फ्री है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है. तो इस तरह की मेमोरी में मैं एरे को स्टोर नहीं कर सकता हूं. इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे ये एरे स्टोर नहीं हो सकता है. उसे क्या चाहिए, उसे सारी लोकेशन एक साथ फ्री चाहिए. तो एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. इट इज ए कलेक्शन ऑफ 0 to n-1 एलिमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल. आगे चलते हैं. सम मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर आर, कहां यूज होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक मैट्रिसेस में हम एरे का यूज करते हैं. क्योंकि एरे कितने तरह का होता है, मैं आगे हम पढ़ेंगे जब एरे को डिटेल में पढ़ेंगे. एरे होता है, एक होता है 1D एरे, यानी कि 1 डायमेंशनल एरे.
एक एरे होता है 2D एरे, एक एरे होता है, इसके बाद एक कैटेगरी और है दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, जहां पे डायमेंशन बहुत सारी हैं। एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है 1 डायमेंशनल एरे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट है 2 डायमेंशनल एरे, और अगर मोर देन 2 डायमेंशंस हैं, मोर देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो वो क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। तो ये एक एप्लीकेशन बता रहे हैं कि अगर मैट्रिसेस को इंप्लीमेंटेशन करना है आपको, मैट्रिक्स कैसे होती है, मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे मैंने एक एरे 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया, सपोज एक एरे मैंने इंटीजर A23 डिक्लेयर किया, तो इस A23 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको आज कि क्या क्या एप्लीकेशन एरिया है। तो अगर आपको मैट्रिक्स के साथ काम करना है, मैट्रिक्स की किसी प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, मैट्रिक्स के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एरे की जरूरत पड़ेगी। एरे में भी कौन सा एरे चाहिए आपको, डबल डायमेंशन एरे चाहिए, जिसमें एक डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है कि रोज क्या होती हैं, और दूसरी डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे बढ़ते हैं। दे आर यूज्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट। एरे हमेशा हम डिक्लेयर करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, एरे के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। जब भी ये क्या नाम है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम है। जब भी मैं ये डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एरे को यूज करूंगा। जैसे मुझे लिंक लिस्ट बनाना 5 एलिमेंट का, तो मैं इस तरीके से मुझे एक एरे लेना होगा जिसके थ्रू मैं लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो एरे को मैं एरे का यूज करके और डेटा स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं। डेटाबेस रिकॉर्ड्स आर यूजुअली इंप्लीमेंटेड एज एरेज। ये जो डेटाबेस रिकॉर्ड्स होते हैं, डेटाबेस का मतलब क्या है, डेटाबेस का मतलब है, जब भी आप बुक्स देखेंगे तो इस तरह डेटाबेस के लिए इस तरह का फिगर आपको बुक्स के अंदर मिलेगा, है ना। डेटाबेस ऐसे समझ सकते हो आप, डेटा स्पेस वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड आइटम्स का, जिसमें आप डेटा को आप इंसर्ट भी कर सकते हो, आप डेटा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जब आपको जरूरत हो आप उसे रिट्रीव भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो। तो जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर बनाते हो, डेटाबेस बनाते हो, तो डेटाबेस जो डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है, जो हमेशा डेटा कलेक्शन करते हो आप, ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर आप डेटाबेस में स्टोर करते हो, तो आप उसे एक्सेस करने के लिए क्या करते हो, किसका यूज करते हो, एरे का यूज करते हो। क्योंकि एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, एरे ऑलवेज प्रोवाइड इंडेक्सिंग। एरे कैसे स्टोर होता है, पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा 1 है, 2 है, 3 है। इस तरीके से अगर मुझे किसी एरे का बेस एड्रेस मालूम है, यानी कि एक एरे 5 एलिमेंट का है और मुझे मालूम है कि A0 मेमोरी में कहां स्टोर है, और सभी क्योंकि मालूम है कैसे एलिमेंट होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, तो मैं इजीली इंडेक्सिंग के थ्रू 10वें एलिमेंट पे, nth एलिमेंट पे, n-1 एलिमेंट पे भी पहुंच सकता हूं। तो इंडेक्सिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए एरे का हम यूज कर सकते हैं, और अगर इंडेक्सिंग इंप्लीमेंट हो सकता है तो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए हम एरे का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, देखिए एरे जो होता है उसकी एक कैटेगरी ये भी है। एरे 2 तरीके का होता है, एक तो होता है न्यूमेरिक एरे और एक होता है कैरेक्टर एरे। एक है न्यूमेरिक एरे और एक है कैरेक्टर एरे। अगर आपने एरे को इंटीजर डिक्लेयर किया, आपने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया, आपने डबल टाइप का कोई एरे डिक्लेयर किया, या आपने कोई लॉन्ग इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया, तो आप कह सकते हैं कि वो किस टाइप का है, वो न्यूमेरिक एरे है। लेकिन अगर आप कोई कैर यूज करते हैं, जो सी के अंदर है कैर, आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं कैर A10, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे और दिस इज कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि एक स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का जो एरे है, बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। एक स्ट्रिंग की बहुत फेमस डेफिनेशन है, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स which is always terminated by a special character, that special character is known as null character। लिखा भी यहां पे, collection of character always terminated by a null character, that is null। जैसे अब अगर मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं
सपोज कैर यूजर का नाम है सपोज, और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हो सकते हैं। मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूं, सपोज नाम है KAPIL कपिल। तो ये कैसे स्टोर होगा? ये हमेशा ऐसे स्टोर होगा, क्योंकि एरे ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, दिस इज कैरेक्टर एरे। तो कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5। तो पहला जो होगा 0 पे 1 2 3 4। तो पहला कैरेक्टर क्या है? K है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। पहला कैरेक्टर के लिए मैं क्या यूज करता हूं? सिंगल कोट्स, और स्ट्रिंग के लिए यूज करता हूं डबल कोट। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा कैरेक्टर है A, तीसरा कैरेक्टर है P, चौथा कैरेक्टर है I, पांचवा कैरेक्टर है L, और इसके बाद एक कैरेक्टर और होगा जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर स्ट्रिंग के एंड में प्लेस कर देगा। किस लिए? स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए। लास्ट वाला कैरेक्टर क्या होगा? लास्ट वाला कैरेक्टर होगा नल कैरेक्टर, विच इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड बाय द कंपाइलर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। पार्ट साइज का पार्ट नहीं होगा। आप ये नहीं कहेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, नहीं। लेकिन जब भी आप स्ट्रिंग यूज करते हैं तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स which is always terminated by a special character. That special character is known as null character. तो ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के लिए भी क्या है? ये होमोजीनस होता है। ऑब्वियसली होमोजीनस होगा क्योंकि एरे है, तो जितने भी कैरेक्टर हैं वो किस टाइप के हैं? जितने भी डेटा है आपका वो किस टाइप के हैं? वो कैरेक्टर टाइप के हैं। तो सारे कैसे हैं? होमोजीनस हैं, एक जैसे हैं। स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जैसे एरे आपने न्यूमेरिकल अभी पढ़ा, तो ये भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर यूज होता है। एक कैरेक्टर का प्रेडिसेसर होगा, एक उसका सक्सेसर होगा, यानी कि एक उसके पीछे वाला कैरेक्टर होगा, एक उसका आगे वाला कैरेक्टर होगा। और इसके बाद इसके अंदर हमें मालूम होता है कि हम यूज करते हैं स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस का क्या मतलब है? स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी से बने बनाए मिलते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से हमें लाइब्रेरी से मिलते हैं, जिसे हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, जिसे हम रेडीमेड फंक्शंस भी कहते हैं। और दूसरे फंक्शन कौन से होते हैं? जब फंक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं दोबारा आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया दूंगा, क्योंकि अगर फंक्शन आप नहीं जानते होंगे तो आप भी डेटा स्ट्रक्चर, फिर आप डेटा स्ट्रक्चर कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट का आना जरूरी है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन कॉल और प्रोटोटाइप से अलावा जो डेफिनेशन है जिसके अंदर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं वो क्या होता है, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो इसी तरह के कुछ लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे। जैसा कि एक बहुत फेमस स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट इज strlen फंक्शन, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। एक है आपका strrev फंक्शन, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। एक फंक्शन है आपका strcmp फंक्शन, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है उसके लिए strcmp होता है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, जो टर्मिनेट होता है स्पेशल कैरेक्टर नल से, जो होमोजीनियस टाइप का होता है, ऑलवेज रिक्वायर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन पहले से बने होते हैं जिन्हें हम यूज करके कोई भी ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है कि इसे यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने वाला हूं, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। प्लेगरिज्म चेकर की तरह स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, बहुत फेमस है ये वर्ड। रिसर्चर्स क्या करते हैं, हमेशा अपना एक नया पेपर लिखते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, अपना रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, या कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर सीएस का स्टूडेंट अपना एक रिसर्च पेपर लिखता है या प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसे पब्लिक करने से पहले, सबमिशन से पहले, किसी को पब्लिक करने से पहले, रिसर्च पेपर को पब्लिक करने से पहले हमेशा रिसर्च पेपर का हमें क्या निकालना पड़ता है, प्लैग दूर करना होता है, प्लेजरिज्म निकालना पड़ता है। प्लेजरिज्म का क्या मतलब है कि जो आपने लिखा है वो किसी और के लिखे हुए का कॉपी तो नहीं है। तो उसको कंफर्म करने के लिए बहुत सारे जो चेकर हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि बहुत फेमस है एक टर्निटिन है, मैं भी यूज करता हूं टर्निटिन, TURNITIN, टर्निटिन होता है। ग्रामरली आपने नाम सुना होगा, वो भी स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। तो प्लेगरिज्म चेक करने के लिए, प्लेगरिज्म को पता करने के लिए कि मेरा पेपर, मेरा लिखा हुआ दूसरे से कितना मिलता जुलता है, मेरा डेटा दूसरे के डेटा से कितना मिलता है, वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट है कहीं मैंने दूसरे का तो कॉपी नहीं कर दिया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेगरिज्म चेकर का यूज करते हैं। और स्ट्रिंग कैन बी यूज टू फाइंड प्लेगरिज्म इन कोड, आपका कोड कितना अलग है दूसरे से, एंड कंटेंट्स इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम यूजिंग स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। ये कुछ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स हैं
इन स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। तो ये जो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है, जो कंटेंट को मैच करता है कि ये एक जैसा तो नहीं है, कितना अलग है, उसमें हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। दिस इज द कंप्यूटर कुड इजीली टेल अस द परसेंटेज ऑफ कोड, कितना कोड का परसेंटेज एंड टेक्स्ट जो आपने लिखा रिटन बाय एनी टू यूजर्स मैचेस बाय हाउ मच परसेंट। तो ये पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सभी लोग इसका यूज करते हैं। उसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर यूज होता है, इंडस्ट्री में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्ट्रिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनकोडिंग डिकोडिंग करने के लिए भी स्ट्रिंग को यूज करते हैं। एक लोकेशन से डिजिटल मीडियम का यूज करके डेटा दूसरी लोकेशन पे भेजते हैं, सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन पे भेजते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे करने वाला हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया दैट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजने से पहले जैसा है उसे वैसा मत भेजिए मीडिया पे भेजने से पहले। मतलब मेरठ से दिल्ली अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, इंडिया से अमेरिका आपको डेटा भेजना है, या एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे आपको डेटा भेजना है, तो बीच में आपका डेटा हैक भी हो सकता है। तो आप उसे डेटा को मीडियम के ऊपर डालने से पहले क्या करें? आप उसे साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें। आप किस में कन्वर्ट कर दें? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। यानी कि कपिल यहां से भेजो तो कपिल नहीं लिखना चाहिए, आपको उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए। उस कन्वर्जन के लिए, उस एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए पहले एनकोड करेंगे। सोर्स जो भेजेगा वो अपने डेटा को बदल देगा, कपिल को कुछ और कर देगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, और भेजने के बाद उस लोकेशन पे जहां भेजना है उसे तो वही पता होना चाहिए जो आप भेज रहे हैं, वहां पे डिकोडिंग करने का काम होता है। तो ये एनकोडिंग, डिकोडिंग, साइफर टेक्स्ट जनरेशन, ये किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर साइंस की। हर एक डेटा स्ट्रक्चर की दो दो तीन तीन एप्लीकेशन अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आने वाला है कि राइट एनी टू एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके 2 नंबर पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कि एनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए भी स्ट्रिंग कैन बी यूज फॉर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग फॉर द सेफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, सेफली ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर, एक लोकेशन से टू रिसीवर दूसरी लोकेशन पे, टू मेक श्योर नो वन इज इन द वे ऑफ ट्रांसमिशन गेट्स टू रीड योर डेटा। आपको ये इंश्योर करना है कि रास्ते में ऐसा कोई नहीं बैठा है जो आपके डेटा को पढ़ लेगा। आपने बैंक का अकाउंट का आपने यहां से अपना पासवर्ड भेजा और वहां पे भाई मैंने बताया पासवर्ड, तो पासवर्ड बीच में पढ़ने वाला कोई नहीं होना चाहिए। देखो, एज दे कुड परफॉर्म बोथ एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर, वो आपके डेटा के ऊपर। कुछ एक्टिव अटैक होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक बहुत फेमस नाम है, वायरस आ सकता है और आपके डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। तो पैसिव अटैक हो सकते हैं। दी टेक्स्ट यू ट्रांसफर एज ए मैसेज गेट साइफर्ड, पहले आप उसे क्या करो? साइफर करो एट दी सेंडर्स एंड फिर डिकोडेड करो एट दी रिसीवर एंड। पहले यानी कि साइफर्ड का मतलब है पहले आप उसे एनकोड करो, उसे कुछ और बदल दो और फिर दूसरी लोकेशन में भेज के उसे आप डिकोड कर दो। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इस एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। डेटा एनालिसिस में भी स्ट्रिंग को यूज करते हैं। क्या पर्पस है? आप डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हो? ये डेटा स्ट्रक्चर आप इसलिए पढ़ रहे हो कि डेटा स्ट्रक्चर वो तरीका है जिसमें आप किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके अपने एक डेटा को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, अपने डेटा को लॉजिकल रिलेशनशिप उसके अंदर डेवलप करते हो। तो उसके अंदर उस डेटा के स्ट्रक्चर को बनाने का पर्पस क्या है? आप किसी डेटाबेस को बनाते हो जिससे कि आप उसके बेस पे, उस डेटा के बेस पे फ्यूचर में कोई एनालाइज कर सको, उसके बेस पे कोई आप डिसीजन ले सको और डिसीजन लेके आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो उसके लिए कुछ आप बेनिफिशियल काम कर सको। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। बहुत सारा डेटा लिखा है, आप उसमें से मीनिंगफुल निकालना चाहते हो, स्ट्रिंग को यूज करोगे। सच एज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड सेंटीमेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है सेंटीमेंट एनालिसिस। जो टेक्स्ट आप भेज रहे हो वो पॉजिटिव टाइप का है, वो नेगेटिव टाइप का है, वो न्यूट्रल टाइप का है। तो ये एनालिसिस जो है, ये क्या साइंस है? दैट साइंस इज नोन एज सेंटीमेंट एनालिसिस। आपके टेक्स्ट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो न्यूट्रल टाइप का, ये पता करने की जो टेक्निक है वो सेंटीमेंट एनालिसिस कहलाती है। और गूगल कर सकते हैं आप इन बातों को, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे
कि सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है, उस काम को करने के लिए भी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं, स्पैम डिटेक्शन, ये वर्ड आपने सुना होगा, स्पैम, मेल के अंदर स्पैम आ जाता है, कुछ आपकी मेल्स स्पैम में चली जाती हैं, उसको भी डिटेक्शन करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू सर्व एज ए स्पैम डिटेक्शन सिस्टम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम विल बी अप्लाइड हियर। वो जो स्पैम है उसके ऊपर कौन सी एल्गोरिथम लगेगी, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम लगेगी। स्पैम का मतलब है अनवांटेड ईमेल, वो किस में चली जाती हैं, स्पैम में चली जाती हैं। कुड कॉज ग्रेट फाइनेंशियल लॉस, ये जो मेल्स हैं इनको अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ऑल दी स्पैम फिल्टर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग मैचिंग टू आइडेंटिफाई एंड टू डिस्कार्ड दिस स्पैम। वो पता करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि आपका कोई स्पैम तो नहीं आ गया है, उसको पता करने के लिए स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दूसरा आगे देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी स्ट्रिंग को यूज करते हैं। स्ट्रिंग कैन बी यूज इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर आप डीएनए के ऊपर काम करते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर आप काम करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर आप काम करते हैं, आरएनए, डीएनए, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हम स्ट्रिंग मैचिंग मॉड्यूल का यूज करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं रिगार्डिंग जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड टू फाइंड दी पैटर्न्स इन दी डीएनए। तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, और पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम को किसमें यूज करते हैं, स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, आपका डिस्कशन इंप्रूव हो रहा है। आगे चलते हैं और क्या डेटा स्ट्रक्चर का, तीसरा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज लिंक लिस्ट। पहला पढ़ा एरे क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, दूसरा पढ़ा स्ट्रिंग क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, पढ़ते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर एक सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का विच इज ऑफ 3 एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था 5 लिया था, अब मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, मैंने 3 कह रहा हूं, 3 एलिमेंट्स है सपोज आपके पास, तो 3 एलिमेंट्स को, सपोज ये मेमोरी है मेरे पास एक, मैं फिर मेमोरी पे आ गया। अल्टीमेट आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करना है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टाइम लगेगा, और मेमोरी में कुछ स्पेस की रन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। 2 बातें होती हैं जिसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से जानते हैं, जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास मेमोरी में इस तरीके से मुझे 5 लोकेशन दिखाई दे रही हैं। दिस लोकेशन इज फ्री, दिस इज ऑल्सो फ्री, but this is allocated, you cannot use, you cannot store any element on this location. This is also allocated, you cannot store, and this is also free. Can you store this type of data structure in this memory? You cannot store array in this type of memory because array always require contiguous memory allocation. If the memory is available in scattered form in this type of memory, this type of array cannot be stored. क्या solution है? सॉल्यूशन ये है कि हमें लिंक लिस्ट के साथ काम करना चाहिए। इस तरह की मेमोरी को यूज करने के लिए हम लिंक लिस्ट के साथ काम करते हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है वो यहां पे स्टोर होगा, और चूंकि दूसरा एलिमेंट पता नहीं कहां होगा मेमोरी में, तो इस एलिमेंट को यह पता होगा कि दूसरा एलिमेंट कहां होगा, यानी कि इस एलिमेंट के पास एक चीज और होगी, इसके पास एड्रेस होगा कि दूसरा कहां है, भाई दूसरा यहां पे है। फिर ये दूसरे एलिमेंट में वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि ये फ्री है। फिर दूसरे वाले को भी ये भी पता होगा कि तीसरा कहां पे स्टोर होगा, तो ये सीधा कहां पे चला जाएगा, तीसरे वाले के पास चला जाएगा। क्योंकि मुझे 3 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं तो एक वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि लोकेशन फ्री है, और लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाला ये बताएगा भी आगे कुछ नहीं है, नल है। तो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड क्या है, वो ये है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। तो ये क्या है तरीका, ये एक तरीका है ऐसी मेमोरी को यूज करने का जो कॉन्टिग्यूअस मैनर में नहीं है, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड फॉर्म में स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो उस तरह की मेमोरी को यूज करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट जो आपस में लिंक है, एक ऐसी लिस्ट जो आपस में लिंक है। लिंक कैसे है, एक को पता दूसरा कहां है, दूसरे को पता तीसरा कहां है, तीसरे को पता चौथा कहां है, और लास्ट वाला ये बताता है कि मैं मेरे बाद कुछ नहीं है। उसके लिए वो क्या यूज करता है कि नल है, उसके पास क्या है, वो नल है। क्या है लिंक लिस्ट? A sequence of data records that in each record there is a field that contains a reference to the next record in the sequence। जैसे कि इसमें बताया कि हर एक रिकॉर्ड, ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है पर्टिकुलर, और उस रिकॉर्ड के अंदर 2 चीजें होंगी। एक तो उसका जो इंफॉर्मेशन है जिसे आप स्टोर करना चाहते हो, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है।
लेकिन एक इंफॉर्मेशन और क्या होगी, एक एड्रेस भी होगा। इस एड्रेस में क्या बताएगा कि नेक्स्ट वाला जो डेटा है वो कहां स्टोर है, और ये किस टाइप का होगा, ये हमेशा पॉइंटर टाइप का होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा पॉइंटर का, कि हम पॉइंटर का यूज करके कैसे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यही बात इन्होंने की, सीक्वेंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड सच दैट इन ईच रिकॉर्ड देयर इज अ फील्ड दैट कंटेन्स ए रेफरेंस, एड्रेस करता है टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन दी सीक्वेंस। हमेशा एक इंफॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा। यूज टू इंप्लीमेंट अदर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अगर मुझे कोई डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं लिंक लिस्ट का यूज कर सकता हूं। यूज टू इंप्लीमेंट अदर इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा कैन बी स्टोर एट डिसकंटीन्यूअस लोकेशन। डिसकंटीन्यूअस लोकेशन, कैसी लोकेशन है ये, डिसकंटीन्यूअस है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो लिंक लिस्ट ही वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसका मैं यूज करके डिसकंटीन्यूअस जो लोकेशन है उनका यूज कर सकता हूं, वेस्ट होने से बचा सकता हूं। कितने तरह का होता है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, सिंगली सर्कुलर होता है, डबली सर्कुलर होता है। थोड़ा थोड़ा मैं इसका आइडिया देता हूं आपको। सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट इस तरीके से बनती है, जैसे एक ये नोड है, इसे नोड बोलते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, इसे नोड बोलते हैं क्योंकि इसके बाद दो चीजें होती हैं, एक तो उसका इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। ये अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट है तो ये कुछ इस तरीके की होगी कि इसमें एक इंफॉर्मेशन होगा, एक एड्रेस होगा। इस एड्रेस का मतलब है नेक्स्ट वाली नोड। इस तरीके से इसमें एक इन्फो पार्ट होगा और एक एड्रेस पार्ट होगा। लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाले में नल होगा। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लास्ट वाले में क्या होगा, नल होगा। तो दिस इज सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें एक नोड में एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और एक ही एड्रेस पार्ट होता है। दिस इज नोन एज सिंगली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में दो एड्रेसेस होते हैं। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक तो इन्फो पार्ट होता है, एक एड्रेस होता है, जिसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट वाली नोड का, कि वो नेक्स्ट कहां पे है मेमोरी के अंदर। इसमें एक इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया जिसमें एक एड्रेस होता है कि नेक्स्ट वाली नोड कहां पे है। जैसे अभी आपने सिंगली लिस्ट बनाई थी, लास्ट वाली नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, ये इंफॉर्मेशन पार्ट होगा। लेकिन इसमें साथ साथ हर एक नोड में प्रीवियस वाली नोड कौन सी है, यानी कि ये तो नेक्स्ट पार्ट है और ये प्री पार्ट है। इस तरीके से रखते हैं हम इसके अंदर। अब ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में नेक्स्ट का एड्रेस होगा और प्री में प्रीवियस का होगा। पहली नोड है तो प्री में क्या होगा, नल होगा कि भाई इससे पहले कुछ नहीं है। इस नोड इसके प्री पार्ट में एड्रेस होगा पीछे वाली नोड का, इसके प्री वाले पार्ट में एड्रेस होगा पीछे वाली नोड का। डबली लिंक लिस्ट, यानी कि डबली लिंक लिस्ट और टू वे लिंक्ड लिस्ट। टू वे लिंक लिस्ट जो दोनों तरफ चलती है, उसमें आप आगे भी जा सकते हो और उसमें आप पीछे की तरफ भी आ सकते हो। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है लिंक लिस्ट को पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिथम है और बहुत इजीली हम उसे सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट ऐसे होता है, वो सिंगली भी हो सकता है, डबली भी हो सकता है। जैसे इसमें नेक्स्ट वाला है, इस एड्रेस है, इसमें नेक्स्ट वाला एड्रेस है, और लास्ट वाली जो नोड है, जो मैंने बताया था कि उसमें नल होता है, इसमें लास्ट वाली नोड में नल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें पहले वाली नोड का एड्रेस होता है। तो ये क्या हो गया, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें एक पार्ट होता है एड्रेस, जो हमेशा दूसरी नोड का, यानी कि दूसरी जगह, दूसरी वैल्यू कहां स्टोर है मेमोरी में, वो एड्रेस रखता है, फिर अगला एड्रेस रखता है, और लास्ट वाली फिर से कहां पे आ जाता है, फर्स्ट पे आ जाता है। इस तरीके से क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है, या एक क्या बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, जो दो तरह की होती है। सिंगली सर्कुलर मैंने भी बताया आपको, और दूसरा क्या होता है, डबली सर्कुलर, यानी कि एक नोड में, जैसे ये नोड है, इसके दो एड्रेस पार्ट है, एक इंफॉर्मेशन है 5 है, सपोज इसमें एड्रेस है इसका, इसमें इसका, और इसमें सपोज एक एड्रेस इसका पीछे वाले का है, और इसमें एड्रेस है इसका, इसकी वैल्यू है सपोज 6, इसमें एड्रेस है नेक्स्ट वाले का, और इसकी वैल्यू है सपोज 7, और इसमें एड्रेस है इसका, इसमें इसके नेक्स्ट में एड्रेस है पहले वाली नोड का, और इसके प्री में एड्रेस है लास्ट वाली नोड का। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा डबली भी है और सर्कुलर भी है। दिस इज नोन एज डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डेटा, पहला डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, एरे के कुछ ड्रॉबैक है, उनको ओवरकम करने के लिए हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में सिंगली सर्कुलर, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर, डबली सर्कुलर, हम ये सब पढ़ेंगे।
डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहां पे होता है, इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या है। अगर आपको स्टैक बनाना है, क्यू बनाना है, तो लिंक लिस्ट का हम यूज करते हैं। अगर आपको ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है तो भी लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। अगर आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के साथ काम करना है तो भी लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां जहां पे फ्री है लेकिन वो एक कॉन्टिग्यूअस मैनर में नहीं है, तो एरे वो डेटा स्ट्रक्चर है जो उस तरह की मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर बहुत बड़ी मेमोरी है, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है, बट दैट स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्टिग्यूअस मैनर, दैट इज अवेलेबल इन स्कैटर्ड फॉर्म, उस तरह के लिए मेमोरी को यूज करने के लिए, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स कैसे होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैट्रिक्स का क्या मतलब है, मैट्रिक्स का मतलब है जो रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सपोज 5x5 की मैट्रिक्स है। 5x5 की मैट्रिक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 25 एलिमेंट हो गए, यानी कि 5 रो हो गई, 5 कॉलम हो गई। तो बना के देख लीजिए, हाउ मेनी एलिमेंट विल बी देयर, टोटल 25 एलिमेंट विल बी देयर। लेकिन अगर मैं आप कहता हूं कि उन 25 एलिमेंट में से 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं और बाकी 23 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबकी वैल्यू 0 है, तो यहां पे एक तरीका है, इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें ज्यादातर एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 एलिमेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं। तो उस तरह की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस तरह की मैट्रिक्स को एक ऑर्डिनरी एक दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/n विच हैज द नंबर ऑफ जीरो वैल्यूज स्ट्रिक्टली, जिसमें जीरो वैल्यू बहुत सारी होती हैं, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन जीरो वैल्यू होती हैं वो कम होती हैं और जीरो वैल्यू ज्यादा होती हैं, उस तरह की मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज करने के लिए, एफिशिएंट मैनर के अंदर कन्वर्जन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, आपके एग्जाम में सब टॉपिक पूछे जाएंगे। और क्या एप्लीकेशन है, इमेज व्यूअर के लिए भी लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। पहली, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेजेस आर लिंक्ड एंड कैन बी एक्सेस बाय दी नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। जो नेक्स्ट बटन है, जो प्रीवियस बटन से आप पीछे वाली इमेज पे जा सकते हो डेटा से, उसे जब भी आप कंप्यूटर के अंदर काम करते हो, नेक्स्ट इमेज पे आना है तो नेक्स्ट बटन को आप एक्सेस करते हो। तो नेक्स्ट और प्रीवियस कैसे है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो किस टाइप की लिंक लिस्ट है, वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जो पीछे भी जा सकता है, जो आगे भी जा सकता है। प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन ए वेब ब्राउजर, ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, पहले पेज पे आते हैं, पहला पेज हो गया, फिर आप क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तीसरे पेज पे जाते हैं। तो ये कैसे आप एक मेन पेज से, होम पेज से नंबर ऑफ वेब पेजेस पे मूव करते हैं, उसके लिए भी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। वी कैन एक्सेस द प्रीवियस एंड नेक्स्ट यूआरएल, यूआरएल का मतलब जो रिसोर्स लोकेटर है, जो एड्रेस आप पास करते हो, सर्च इन ए वेब ब्राउजर बाय प्रेसिंग द बैक एंड नेक्स्ट बटन सिंस दे आर लिंक्ड एज ए लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के लिए देखिए, आप सोचते होंगे कि कैसे नेक्स्ट करने पे नेक्स्ट वेब पेज पे चले जाते हैं, कैसे बैक पेज पे चले जाते हैं, वेब पेज पे चले जाते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। म्यूजिक प्लेयर में भी नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना, प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है। सॉन्ग्स इन द म्यूजिक प्लेयर आर लिंक्ड टू द प्रीवियस एंड नेक्स्ट सॉन्ग, सो यू कैन प्ले सॉन्ग्स आइदर फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द लिस्ट। तो ये पीछे जाने वाला सॉन्ग आगे कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए भी आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो। जीपीएस के साथ आप लोग सब काम करते हैं, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में भी लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज ए लिस्ट ऑफ लोकेशंस एंड रूट्स। वो रूट कौन कौन से हैं, अलाउइंग यूजर टू इजीली नेविगेट टू देयर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो इस एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए भी जीपीएस सिस्टम के अंदर भी कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। रोबोटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग रिसर्च एरिया है। क्या होता है रोबोटिक्स, एक छोटी सी एग्जांपल, एक डेफिनेशन मुझे हमेशा याद आती है। ये एक ऐसी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच भी कह सकते हैं आप, एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच भी कह सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक्स के अंदर, इस एरिया के अंदर सीएस वाले भी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले लोग भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग भी काम करते हैं। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, और आप कह सकते हैं दिस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर वी ट्राई टू गिव सम डिसीजन पावर टू दी आर्टिफिशियल थिंग। ये टेबल चलने लगे, ये रोबोट चलने लगे, रोबोट सोचने लगे, आपकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो चाय बनाने लगे, आपके अकॉर्डिंग वो कुछ काम करने लगे, पौधों के अंदर पानी देने लगे, घर पे आने से पहले आपके स्विच ऑन हो जाएं, आपके लिए पानी गर्म होना शुरू हो जाए, नहाना, आप सोचें गाड़ी में बैठ के कि मैं जो है गर्म पानी से घर पे जाके नहाऊंगा,
तो घर पे पहुंचने तक आपका वो पानी उसी टेम्परेचर तक वो गर्म हो जाए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है किस एरिया के अंदर, रोबोट इसके अंदर पॉसिबल है। लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम फॉर रोबोट। रोबोट का जो कंट्रोल सिस्टम है उसे बनाने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं। अलाउइंग देम टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट, जो वो किस एनवायरमेंट में काम करते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं। टास्क शेड्यूलिंग के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, रिसोर्स एलोकेशन का काम है। एक प्रिंटर लगा हुआ है और उस प्रिंटर को यूज करने वाले किसी लैब के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, सबने अपनी कमांड दे दी कि मुझे भी प्रिंट आउट चाहिए, मुझे भी प्रिंट आउट चाहिए। तो किसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, ये टास्क मैनेजर का काम कौन करेगा, रिसोर्स एलोकेशन का काम कौन करेगा कि किस यूजर को इस रिसोर्स एलोकेट करना है, इस रिसोर्स को एलोकेट करना है, ये प्रिंटर किस रिसोर्स को किस यूजर को देना है, ये काम कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत मजेदार डिस्कशन हो सकता है, लेकिन यहां पे इतना मेरे पास टाइम नहीं है। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं कि टास्क शेड्यूलिंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है उस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए भी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज लिंक लिस्ट टू मैनेज टास्क शेड्यूलिंग वेयर ईच प्रोसेस वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड रिप्रेजेंटेड एज ए नोड इन द लिस्ट। यानी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क शेड्यूलिंग वाला काम करना है, बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क को शेड्यूल करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, वो एफसीएफएस मैनर में भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट कैटेगरी में भी, कम कैटेगरी में भी हो सकता है, वो एसडीएफ में भी हो सकता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, बहुत सारे तरीके हैं, वी विल डिस्कस लेटर। इमेज प्रोसेसिंग में भी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का काम करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग का मतलब है जहां पे हम पिक्सल्स के साथ काम करते हैं और पिक्सल रिप्रेजेंटेटिव नोड इन दी लिस्ट, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, आपकी नॉलेज इससे इंप्रूव होगी और एग्जाम के अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे कौन कौन से एप्लीकेशन एरिया। अगर आप किसी बुक को फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपको ये पूरा आर्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ना मिल पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा चल रहा है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या एप्लीकेशन एरिया, 2-4 एप्लीकेशन आप एरिया याद कर सकते हैं, जैसे कि अंडू रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें भी लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर भी लिंक लिस्ट डेटा का यूज करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब है स्पीच भी एक डेटा है जो किस फॉर्म के अंदर है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, वो MP3 फॉर्म में है, वो MP4 फॉर्म में है। तो स्पीच जो है उसके रिकॉग्निशन के लिए भी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत एक क्वाड्रेटिक होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस पॉलिनोमियल के ऊपर काम करना आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक पॉलिनोमियल को इंप्लीमेंट करने के लिए इंग्लिश का प्रोग्राम बना के दिखाइए। तो पॉलिनोमियल इंप्लीमेंटेशन के लिए भी, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर लिस्ट आर यूजफुल, एक मिनट, अंडू रीडू ऑपरेशन देन पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद है सर्कुलर लिस्ट आर यूजफुल एप्लीकेशन टू ग्राउंड दी लिस्ट रिपीटेडली, फॉर एग्जांपल व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए पीसी इट इज कॉमन फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम में सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया आपको बता दिए, आप इसको पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिग्नल है उसमें भी हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। अगला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जो लीनियर होता है नेचर के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आप एक प्लेट रखते हैं, फिर दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखते हैं, फिर तीसरी प्लेट इसके ऊपर रखते हैं, चौथी प्लेट इसके ऊपर रखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप इंप्लीमेंट करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे बाद में जो प्लेट आई है उसे ही सबसे पहले आप उठाएंगे, यानी कि सबसे बाद में जो आपने इंसर्ट किया है, सबसे बाद में जिस प्लेट को आपने कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम के ऊपर एक डेटा आइटम रखा है उसे ही सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डिलीट करेंगे, यानी कि आप उसे रिमूव करेंगे, आप उसे उठाएंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। बहुत रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, ये भी लीनियर होता है नेचर के अंदर। इसे आप एरे का यूज करके बना सकते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करके बना सकते हैं, लीफो प्रॉपर्टी के ऊपर ये काम करता है। बहुत बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। एक ऑपरेशन है पुश, इंसर्शन का मतलब होता है पुश करना, इसी नाम से जाना जाता है, और डिलीट करने का मतलब होता है पॉप करना। एक दो ऑपरेशन और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी विल डिस्कस अबाउट दोस ऑपरेशंस आल्सो। बट इंसर्शन करना, डिलीट करना, बहुत दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। मेजर एप्लीकेशन एरियाज ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर,
आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन का आपने कैसे पढ़ा है कि जैसे आपने सबसे पहले क्या लिखा, वॉइड मेन लिखते हैं आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, आप लिखते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। जैसे आपने एक फंक्शन कॉल किया ए बी सी एक्स इक्वल्स टू ए बी सी वाई कॉमा जेड, ये क्या है, आपने फंक्शन कॉल किया। या बिल्कुल आपकी जो आपने सम करने का एक फंक्शन बनाया होगा, सी इक्वल्स टू सम ए कॉमा बी, फिर आपने लिखा सी को प्रिंट किया, करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का, फिर आपने फंक्शन का क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा, उस फंक्शन का डेफिनेशन। तो जैसे ही इस में सबसे पहले जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो कहां से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, मेन से शुरू होता है। एग्जीक्यूट करते करते जैसे ही फंक्शन कॉल पे आता है तो कॉल से सीधे कहां चला जाता है, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाता है। पूरी स्टोरी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन कॉल से कहां पे चला जाता है, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाता है। और अगर जैसे आपने यहां रिटर्न लिखा है, आप रिटर्न करते हो तो रिटर्न से वापस कहां पे जाता है, वहीं पे जाता है जहां से कॉल आपने किया था, तो वहीं वापस जाता है। तो वहां से जैसे ही यहां से इसे वहां जाना है तो क्या बनेगा, एक स्टैक बनेगा। सपोज इसका एड्रेस है 110, तो 110 हो गया स्टैक के अंदर स्टोर। 110 से फिर कहां पे गया, वो गया 120 के ऊपर, 120 पे। तो सबसे पहले किसे रीड करेगा, सबसे पहले जो टॉप पे वैल्यू होगी उसे रीड करेगा। तो ये जो फंक्शन कॉल है, एक जगह कुछ काम चल रहा था, उस काम से फिर दूसरी जगह पे गए, तो जाने से पहले वो क्या स्टोर हो जाएगा, वो आपका एक एड्रेस स्टोर होगा स्टैक के अंदर। जब फंक्शन पढ़ूंगा, फंक्शन पढ़ेंगे तो इसे बहुत डिटेल में बात करेंगे। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, अगर मैं a प्लस बी भी करता हूं कंप्यूटर के अंदर, मैं a प्लस बी करता हूं, या मुझे 2 प्लस 3 करना है, तो 2 प्लस 3 करने के लिए या मुझे क्या करना है, मुझे करना है 2 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ये क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। इसको इवेल्युएट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, इसको इवेल्युएट करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। वो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, वो स्टैक है। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्टैक का यूज करते हैं एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। ब्राउजर की हिस्ट्री में, ब्राउजर की हिस्ट्री मेंटेन होती है। आपने कल कौन सा देखा, उससे पहले कौन सा देखा, किस पेज पे गए, किस वेब पेज को एक्सेस किया, वो सारी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। वेब ब्राउजर यूज स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ द वेब पेजेस यू विजिट। Each time you visit a new page, the URL is pushed onto the stack. जैसे ही आपने किसी URL को एक्सेस किया, वो स्टैक के अंदर चला जाता है। एंड when you hit the back button, जैसे ही बैक बटन होता है तो वो URL स्टैक के टॉप पे होता है, उसे रीड करता है और वापस वहीं पे आता है जहां पे आप थे। स्टैक ऑफ बुक्स इन ए बुक शॉप, बुक शॉप में जो बुक रखते हैं वो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके करते हैं। अंडू रीडी ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर में, तो भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। मैंने भी बताया हिस्ट्री करनी है वेब ब्राउजर की, तो उसके लिए भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आपके मोबाइल के अंदर कॉल लॉग बनता है, ईमेल का रिकॉर्ड आता है, गूगल फोटोज इन एनी गैलरी आर आल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। यानी कि इन सभी एप्लीकेशंस के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। यूट्यूब पे आप कुछ डाउनलोड करते हो और नोटिफिकेशन आल्सो शोन इन लीफो फॉर्मेट, द लेटेस्ट अपीयर फर्स्ट, जो सबसे लेटेस्ट जो होता है नोटिफिकेशन, वो सबसे पहले आपको दिखाई देता है। तो वो भी किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, वो भी यूट्यूब भी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है डाउनलोड्स के लिए और उसके नोटिफिकेशंस के लिए। आगे चलते हैं। अगला डेटा स्ट्रक्चर है क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। एक इंपॉर्टेंट था स्टैक, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज क्यू। क्यू का मतलब क्या है, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको बिजली का बिल जमा करने जाना है। वैसे तो सारे काम ऑनलाइन होने लगे, लेकिन सपोज आपको जाना है बिजली का बिल जमा करने, ये वो विंडो है जहां पे बिजली का बिल डिपॉजिट होगा और आप लाइन में इस तरीके से लगते हो। सबसे पहले आप आए तो सबसे पहली पोजीशन पे आप होंगे, फिर आपके पीछे कोई आएगा, फिर उनके पीछे कोई आके लगेगा, उनके पीछे कोई आके लगेगा, ऐसे लगेंगे। यानी कि जब भी कोई आइटम आएगा, जो भी कोई पर्सन आएगा, वो हमेशा कहां से आएगा, वो रियर एंड से आएगा, यानी कि पीछे से आएगा। और जो भी आइटम रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा, वो फ्रंट से होगा। आपने अपना बिल जमा किया, जमा करने के बाद आप लाइन में से जो आगे थे बाहर निकल गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है, ये काम करता है फीफो प्रॉपर्टी के अंदर। फीफो का मतलब है जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। जो सबसे पहले बिजली का बिल जमा कराने आएगा, जो लाइन में सबसे आगे होगा वही सबसे पहले अपना बिल जमा करा पाएगा और लाइन से
बाहर निकलेगा। तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है जो नेचर में लीनियर होता है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे स्टोर होगा लीनियर में, एक के बाद एक का अपना एक प्रेडिसेसर है, एक का सक्सेसर है, बेस्ड ऑन फीफो प्रॉपर्टी। फीफो प्रॉपर्टी पे काम करता है। फीफो यानी कि FCF है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले आता है उसे पहले सर्विस मिलती है। इसका अपना एक फ्रंट एंड होता है, रियर एंड होता है। क्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमेशा हम याद रखेंगे कि फ्रंट से क्या होगा, रियर से क्या होगा। इंसर्शन और डिलीशन इसके बहुत दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं। ये एक वर्जन होता है इसका सर्कुलर क्यू। जैसे मैंने अभी आपको एक क्यू बताया, इस क्यू का अपना एक फ्रंट है, एक एंड है। अगर ये क्यू एक मैंने 5 एरे का एलिमेंट लिया है तो इस तरीके से इसके अंदर केवल 5 एलिमेंट ही स्टोर हो सकते हैं, छठा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हो सकता है ऐसा। ये सर्कुलर क्यू कैसे होती है, कुछ इस तरीके से देखते हैं हम सर्कुलर क्यू को। सर्कुलर क्यू में सपोज 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये एरे से ही बन रहा है। तो सपोज ये अगर एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी है तो फ्रंट कहां पे है, वो भी -1 पे है, रियर कहां पे है, वो भी -1 पे। यानी कि क्यू में अभी कुछ नहीं है। ये एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। जैसे ही एक आइटम आप इंसर्ट करते हो, सपोज आपने 5 स्टोर किया, तो वो कहां पे आएगा, वो हमेशा रियर से स्टोर होगा। और पहला ही एलिमेंट है तो फ्रंट भी यहां पे आ जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो यहां आ जाएगा। और फ्रंट कहां, रियर कहां से यहां पे आ जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट आएगा तो यहां आ जाएगा, रियर यहां से यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। फिर एक एलिमेंट और आएगा सपोज 44, तो रियर यहां पे आ जाएगा। सर्कुलर क्यों नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको। फिर एक रियर आगे बढ़ेगा, रियर यहां आएगा, रियर पे एक आइटम इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो क्या ये फुल है, हाँ ये फुल है। और आइटम आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन सर्कुलर क्यू में सपोज मैंने एक आइटम को डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहां से कहां गया, अगले आइटम पे चला गया जी, पहला अब ये है। तो क्या मैं इसमें कुछ इंसर्ट कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। मैं मैक्सिमम साइज के बराबर होने के बाद भी जो हमारा रियर है वो मैक्सिमम साइज के बराबर होने के बाद भी, या मैक्सिमम साइज -1 होने के बाद भी वो आगे बढ़ सकता है, वो यहां आ सकता है और यहां पे कोई आइटम इंसर्ट हो सकता है। तो ये सर्कुलर क्यू है जो नो एंड ऑफ क्यू है, जिसका कोई एंड नहीं होता है। ऑपरेशन परफॉर्म करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से एक डी क्यू होता है जो डबल एंडेड क्यू होता है, जिसमें जैसे नियम है क्यू के अंदर कि अगर आपको जैसे बिजली का बिल जमा करना है तो पीछे लगना है, और आज बिजली का बिल जमा करने से बाद आपको बाहर निकलना आगे से। तो ये फिक्स है कि कोई भी आइटम इंसर्ट होगा तो वो कहां से होगा, वो रेयर से होगा। कोई आइटम डिलीट होगा तो कहां से होगा, फ्रंट से होगा। तो डबल एंडेड क्यू में क्या होता है, दोनों एंड से दोनों काम हो सकते हैं। डबल एंडेड क्यू डी क्यू, डबल एंडेड क्यू डी क्यू है, टेल क्यू, दोनों काम हो सकते हैं। आगे से भी हो सकता है इंसर्शन, आगे से भी डिलीशन आगे से भी हो सकता है। इसी तरह इंसर्शन डिलीशन पीछे से भी हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक सर्कुलर क्यू होता है, एक डी क्यू होता है। इसी तरीके से एक प्रायोरिटी क्यू होता है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ उसका एक प्रायोरिटी नंबर होता है। जैसे डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को देख रहे हैं और वो किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन एकदम से उससे बात करते हुए बाहर से वो जो उनका मैनेजर है, यानी कि बाहर से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब एक सीवियर केस आया है, तो डॉक्टर साहब उससे बात करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जिससे आप बात कर रहे हो, जिस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उससे ज्यादा है। या कोई मंत्री जी आ जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि आप बैठिए, मैं एक मिनट बात कर लेता हूं उनसे, आप बाहर बैठिए। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो हम प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हर एक आइटम का अपना एक प्रायोरिटी नंबर होता है। क्या एप्लीकेशन एरिया है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क शेड्यूलिंग है उसके लिए हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए, किस यूजर को, यूजर क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, उसे प्रिंटर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये एलोकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को करता है, और इस काम को करने के लिए वो फीफो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। बैच प्रोसेसिंग के लिए भी कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। बैच प्रोसेसिंग होती है, मल्टीटास्किंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन उनमें से बैच प्रोसेसिंग को यूज करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। इवेंट हैंडलिंग करने के लिए भी जितने भी काम होते हैं, जैसे कि माउस प्रेस किया, ये एक इवेंट है। कहां इवेंट है ये? जीयू टाइप की जो एप्लीकेशन होती है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपने माइक का लेफ्ट बटन, माउस का लेफ्ट बटन दबाया, आपने राइट बटन दबाया, तो ये क्या है? ये सब इवेंट है। आपने कॉपी किया, इवेंट है। आपने पेस्ट किया, इवेंट है। ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, इन हैंडल करने के लिए, इवेंट हैंडलिंग करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं?
क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इसके लिए भी हम क्यू कैन बी यूज टू मैनेज ट्रैफिक फ्लो इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच एज एयरपोर्ट कंट्रोल सिस्टम और रोड नेटवर्क्स। और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। प्रोसेसर शेड्यूलर की तरह काम करता है। शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसे हम बोलते हैं FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। ये FCFS मतलब क्या होता है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। प्रिंटर भी जो होता है उसकी भी एक क्यू बनती है कि कौन कौन प्रिंटर को यूज करना चाहता है, एक साथ किसकी कमांड आई, किसको प्रिंटर का लोकेशन पहले देना है लोकेशन, उसके लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एल्गोरिथम है आपकी डेटा स्ट्रक्चर की, उस एल्गोरिथम का नाम है BFS। एक होता है BFS और एक होता है DFS। तो BFS एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और DFS एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक एल्गोरिथम का, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो अगर आपको BFS करना है, हमेशा आपके एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर में पूछा जाता है, अगर इस एल्गोरिथम को समझना है तो आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल रिलेशनशिप को शो करने के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ट्री कैसे होता है? जैसे ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में एक रूट नोड होता है, एक रूट नोड का उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है, एक राइट चाइल्ड होता है, फिर एक ट्री होता है, इसमें ये रूट नोड होता है, इसका लेफ्ट होता है, इसका राइट होता है, फिर इस ट्री के अंदर ये रूट नोड हो गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है। ये भी ट्री में एक सब ट्री है, इस सब ट्री में ये इसका रूट नोड है, इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये भी एक सब ट्री है, इस सब ट्री में ना तो लेफ्ट है ना राइट है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल रिलेशनशिप को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ये एसाइक्लिक ग्राफ होता है, एक ग्राफ। नेक्स्ट जो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो ग्राफ है। ग्राफ के अंदर से साइकिल हटा दें। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये क्या है? जिसके अंदर एक साइकिल होती है। अगर आप इसके अंदर से ग्राफ में साइकिल हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये एक ट्री बन जाएगा। ध्यान से देखें, ट्री दिखाई दे रहा है जिसमें ये रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट नोड है, ये इसका राइट नोड है। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है ये ए साइक्लिक ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज ट्री। ट्री इज ऑल्सो नोन एज ए साइक्लिक ग्राफ। इसमें एक रूट नोड होता है, ये रूट नोड होता है, इसमें एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, लेफ्ट होता है, राइट चाइल्ड होता है। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच एज गेम प्लेइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिसीजन ट्रीज। ये टर्मिनोलॉजी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ये सब मालूम होना चाहिए। बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? जो अपने आप में डिसीजन ले सकता है। डिसीजन ट्रीज का यूज करके आप एक्सपर्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं इस डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आपकी डायरेक्टरीज होती हैं, डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी फाइल्स को, आपके फोल्डर्स को, आपकी फाइल्स को, फोल्डर को, डायरेक्टरीज को कैसे मेंटेन करता है? एक डायरेक्टरी होती है, फिर उसमें सब डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरीज में सब डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सर्चिंग एफिशिएंसी हो जाती है। सर्चिंग को एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है सर्चिंग को एफिशिएंट इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज BST। हमेशा डेटा स्ट्रक्चर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताइए या बाइनरी सॉर्टेड ट्री के बारे में बताइए। तो सर्चिंग को बहुत इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा आइटम को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं, एक तो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और एक डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन। डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन करना है तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। डायनेमिकली काम करना है, ट्री आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ये ऑपरेशन है। किसी डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कौन से हैं? किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी आइटम को इंसर्ट करना और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी डेटा को रिमूव करना। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये बहुत एफिशिएंटली हो सकता है। हायरार्किकल डेटा को लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वाइस चांसलर होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चांसलर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, प्रो वाइस चांसलर होंगे,
डीन्स होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, क्लास काउंसलर्स होंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर की, जो सर्चिंग जो ऑपरेशन है उसको बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से इंप्लीमेंट करता है। आगे चलते हैं। तो बी ट्री भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है टू इंप्लीमेंट इंडेक्सिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हम बी ट्री और बी प्लस ट्री को यूज करते हैं। सिंटेक्स ट्री भी होता है जिसे हम यूज करते हैं, वो भी ट्री है। जनरेशन ऑफ कोड कैसे होती है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए सिंटेक्स ट्री का यूज करते हैं। स्पैनिंग ट्री आपके पेपर में आएगा। स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सबसे छोटा तरीका, सबसे छोटा रास्ता बताइए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, वो भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। शॉर्टेस्ट पाथ पता करने के लिए वो भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बनाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना, जैसे मैं अभी बोल रहा था, चांसलर है, वाइस चांसलर है, डीन है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम में भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम, जब आप डोमेन नेम सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि gmail.com, जैसे कि redifmail.com, ये सब क्या डोमेन नेम है। इसके स्पेसिफिकेशन के लिए भी, इसके स्ट्रक्चर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी जहां पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं GUI फॉर्म में, पिक्सल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। लास्ट डेटा स्ट्रक्चर आते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन। जैसे मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ है जिसमें ये क्या है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ये एजेस है, एज है, एज है, एज है। और इसमें हमेशा एक साइकिल होती है। ये हमेशा कैसे होता है, क्लोज्ड होता है, इसमें एक सर्किट होता है। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, जो दो सेट से मिलकर बनता है। एक सेट होता है सेट ऑफ वर्टिसेस, एक सेट होता है सेट ऑफ एजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नोड कहते हैं, वर्टिसेस। सेट ऑफ लाइन होती है जिन्हें एजेस कहते हैं। विद ईच लाइन ज्वाइनिंग वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने के लिए एज का यूज करते हैं। सेट एजेस और वर्टिस का कलेक्शन होता है, सेट होता है, हियरार्किकल इन नेचर होता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, सर्च इंजन यानी कि जैसे गूगल है या इंटरनेट है, एज ए ग्राफ वेयर वेब पेजेस आर दी नोड्स, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, दूसरे तीसरे जाते हैं। तो ये वेब पेजेस क्या हैं, ये क्या है, वर्टिसेस हैं। और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाने के लिए जो रास्ता है, जो तरीका है, जो एल्गोरिथम है, यानी कि जो कनेक्शन है, जो लिंक है, उसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। मेजर एप्लीकेशन क्या है, अगर फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन आपको रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ का यूज करते हैं। गूगल मैप भी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा किसका यूज करता है, ग्राफ का यूज करता है। फेसबुक जो यूजर्स हैं कंसीडर टू बी द वर्टिसेस एंड इफ दे आर फ्रेंड्स देन देयर इज एन एज रनिंग बिटवीन देम। एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड का जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में, वो तो एज हो गई, और ये जो फ्रेंड्स हो गए, जो यूजर्स हो गए, वो क्या हो गए, वो वर्टिसेस हो गए। तो फेसबुक में भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। www में वेब पेजेस के बीच में कनेक्शन के लिए वर्टिसेस और एजेस का यूज करते हैं, यानी कि हम डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हो, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यानी कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे यूजर हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं, किसको कौन सा रिसोर्स मिलना चाहिए, उस एलोकेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। शॉर्ट में इसे RAG के नाम से जाना जाता है। तो RAG को बनाने के लिए भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। मैपिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। फेसबुक भी यूज करता है ग्राफ का, जिसमें सजेस्ट करता है, जैसे कि आपके पास सजेशन आते रहते हैं कौन फ्रेंड आपका बन सकता है, आपका फ्रेंड किस फ्रेंड से लिंक्ड है। तो ये लिंक क्या होता है, एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड क्या होता है, वर्टिस होता है। फेसबुक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है डिकास्ट्रा एल्गोरिथम, जो ग्राफ का यूज करके होता है, जिसमें हम स्मॉलेस्ट पाथ निकालते हैं। मेट्रो स्टेशन का आप यूज करते हैं, मेट्रो ट्रेन का यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जाने के लिए आप शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, उसके लिए एल्गोरिथम का यूज होता है डिकास्ट्रा, वहां भी ग्राफ यूज होता है। सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जिनके बीच में लिंक को शो करने के लिए ग्राफ को यूज करते हैं। और ग्राफ आर यूज्ड इन बायोकेमिकल एप्लीकेशन। बायोकेमिकल बहुत एमर्जिंग रिसर्च एरिया है, एज स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोटीन और DNA एटसेट्रा। इस एरिया में भी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी
बहुत सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का आपने पूरे सिलेबस में जितने डेटा स्ट्रक्चर आने चाहिए आने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हो, जिसका आप एल्गोरिथम लिखने वाले हो, जिसका आप प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने वाले हो, सारे एल्गोरिथम सारे डेटा स्ट्रक्चर का आपने आइडिया ले लिया और प्रोग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज हैं वो आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि 2017-18 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिस्ट सम लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टेटिंग द एप्लीकेशन एरिया वेयर दे विल बी यूज। तो आपको थोड़ा थोड़ा 2 नंबर में आपको पता होना चाहिए कितना लिखना है, तो आप 2-4 डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं और उनका एक एक एप्लीकेशन एरिया बता सकते हैं। जैसे 2 नंबर में पूछा गया है गिव सम एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्टैक के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। एक क्वेश्चन ये 10 नंबर में पूछा गया था, उस 10 नंबर के क्वेश्चन में ये था व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, तो वो आप इसके अंदर इस लेक्चर को समझ के पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जितना आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा, जितने डिटेल में मैंने आपको ये पूरे लेक्चर के अंदर कवर किया, बहुत कम समय में पूरा लेक्चर, जो इससे ज्यादा समय लगता मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में दी है। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।